Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजी के जो चैप्टर नंबर 16 है इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको स्टडी करने से पहले हम जो है वो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के हवाले से बात कर लेते हैं। जो बायोलॉजी के हमारे पास 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम है उसमें हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से ठीक है 4 हमसे शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके साथ जो हमसे चीज़ पूछी जाएगी वो हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ और 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो इस हवाले से है कि अगर आप इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर जो है ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास जो बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है उसके साथ जो है इसकी पेयरिंग बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाहिर सी बात है 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने 5 करने हैं, तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 से होते हैं। ठीक है, 4 जो हैं वो चैप्टर नंबर 16 से होते हैं। इसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं हमारे पास वो चैप्टर नंबर 17 से होंगे और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 18 से होंगे। अब चूँकि 17 और 18 बहुत आसान चैप्टर्स हैं, आप लोग इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन की आपके पास कमी रह जाएगी जिसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 जो है मैं आपको इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा और बहुत आसान होंगे वो। तो अगर आप जो है वो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये बड़े आराम से जो है वो हल हो जाएगा और आप इसमें बेहतरीन जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे। और अगर आप इसके ठीक है अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर तैयार कर लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर आपको एक इजाफी एज मिल जाएगा। इजाफी एज आपको ये मिल जाएगा कि आपको अगर इनमें से कोई नहीं आता सवाल तो आप चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई एक जो है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं ताकि जो है वो आप थोड़ा सा सेफ साइड पर रह सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए जो है हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हम आप देखें सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो इकोलॉजी की डेफिनेशन है। ठीक है, स्टूडेंट्स अब इकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो जानदार उनके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक है इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ये आपने डेफिनेशन करनी है। ठीक है, इकोलॉजी की डेफिनेशन ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती, बहुत कम पूछी गई है। ठीक है, आपसे एज एन एमसीक्यू ज़्यादातर पूछी जाती है, तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर से जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने करनी है वो हमारे पास है पॉपुलेशन और कम्युनिटी के दरमियान फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ इनहैबिटिंग का मतलब होता है रहना। ठीक है, इनहैबिटिंग का स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, जो कि खास जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं, एक खास वक्त में से हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ से कम्युनिटी की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी कि जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन हैं जो कि खास हैबिटेट के अंदर रह रही हैं और वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन की और ये हमारे पास जो है वो कम्युनिटी की डेफिनेशन होगी। ठीक है, स्टूडेंट्स आपने इस बात को ज़हन में रखना है, ये पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। आप 9th क्लास की एग्जाम्पल्स जो है उसके साथ आप पॉपुलेशन सकते हैं। आप पॉपुलेशन में बता सकते हैं कि 2017 के अंदर, ठीक है, आप लिख सकते हैं इन 2017, ठीक है, इन 2017 जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की, ठीक है, वाज 173.5 मिलियन। ठीक है, लिख लें इसके साथ, मैं आपको बोल रहा हूँ इन 2017 पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज 173.5 मिलियन। ठीक है, 173.5 मिलियन। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। और कम्युनिटी की एग्जांपल में आप लिख लें, ठीक है, साथ ही लिख लें फॉरेस्ट लिख लें। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो एक कम्युनिटी की एग्जांपल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी 2 एग्जांपल्स भी हो गई हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद आपने स्पीशीज़ की डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है। स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं, जानदारों का एक ऐसा ग्रोह जो कि आपस में जिनसी तौलीद करके नई नस्ल पैदा कर सके। ठीक है, और वो जो नई नस्ल है वो भी फर्टाइल हो, मतलब वो भी आगे से नई नस्ल पैदा कर सके, इसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। या आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और इसकी एग्जांपल में आप क्या देंगे, इसकी एग्जांपल जो है वो आप लिख देंगे ह्यूमन एक स्पीशी है, मटर का पौधा एक स्पीशी है, समझ आ रही है, लाइन एक स्पीशी है। इस तरह से आप जो है वो इसकी एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स इसके बाद जो आपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करना है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट से मुराद है, ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है खुद, सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी, मतलब जो हमारे पास माहौल की वो खुदकार इकाई। ठीक है, डेट इज फॉर्म, जो कि कब बनती है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन के नतीजे में बनती है, किसके इंट्रैक्शन के नतीजे में बनती है, बिटवीन इट्स बायोटिक कम्युनिटी और ये बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी से मुराद जो उसके जिंदा जानदार है और ये बायोटिक से मुराद जो उसके नॉन लिविंग थिंग्स, जिनके दरमियान इंट्रैक्शन के नतीजे में जो हमारे पास कम्युनिटी बनती है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद ये आपके एग्जांपल्स हैं, पॉन्ड हो गई, लेक हो गया,
उसके बाद फॉरेस्ट हो गई, ठीक है, आप इकोसिस्टम के एग्जांपल में लिख सकते हैं। हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, और हमारे पास इकोसिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल एक्वेरियम, वो आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप पोंड, लेक, फॉरेस्ट या एक्वेरियम, तो आपका क्या इसका टिक करेंगे, एक्वेरियम टिक करेंगे। एक्वेरियम उसे कहते हैं वो जो मछलियों का उन्होंने एक शीशे का हमारे पास एक ठीक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर वाटर होता है, जिसके अंदर मछलियाँ जो हैं वो होती हैं, ठीक है। एक ऑर्नामेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, सजावटी अशिया के तौर पर, इस एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास बायोस्फीयर की डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बायोस्फीयर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ठीक है, ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फ्रॉम द बायोस्फीयर, इट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द प्लानट अर्थ, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स ये आपके बायोस्फीयर की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद आपने ये भी जहन में, इसके साथ आपने एक्स्ट्रा इसकी आप हेडिंग दे दें रेंज की, किसकी आप हेडिंग दे देंगे, रेंज की हेडिंग दे देंगे आप, ठीक है। अब रेंज की हेडिंग दे के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो बायोस्फीयर है हमारे पास वो कहाँ है, वो समुद्रों की गहराइयों से लेकर जो पहाड़ों की चोटी है वहाँ तक जो है वो जिंदा जानदार जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है हमारे पास वो 20 किलोमीटर्स है, ठीक है। आपने एमसी को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसी के, आपसे अक्सर पूछता है कि बायोस्फीयर की थिकनेस कितनी है, तो 20 किलोमीटर्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये साथ उनसे बॉक्स लिखा हुआ है, इसको आप जस्ट रीड कर लें। वो कहते हैं कि बायोस्फीयर जो है बिल्कुल इसी तरह से ज़मीन है, मतलब हमारे पास ये गोल ज़मीन है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक सेब है, सेब के बाद एक उसका छिलका होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ज़मीन है और उसके बाद उसके छिलके की तरह के जो है ये बायोस्फीयर हमारे पास है, मतलब इतने कम जो है वो जगह है ज़मीन में जहाँ पर लिविंग जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स और ये बायोटिक कंपोनेंट्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, वो हम बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज द लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो आगे 3 तरह के हैं, प्रोड्यूसर्स हैं हमारे पास, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे, नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाएंगे जो इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं, जिस तरह लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। ये आपने फ़र्क ध्यान में रखना है, फ़र्क भी लिखना है, इसके साथ मिसाल भी लिखनी है, ये पेपर में जो है वो एज अ डिफरेंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो चीज़ ध्यान रखनी है वो प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स किसी भी इकोसिस्टम में वो जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ऐसे ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं अब वो क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एल्जी, आपको पता है ग्रीन एल्जी फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आपको पता है कि बैक्टीरिया की खास कैटेगरी होती है जिसको हम सियानोबैक्टीरिया कहते हैं, हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। ये बैक्टीरिया हमारे पास क्या करते हैं, बैक्टीरिया हमारे पास फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद आपने, ठीक है, ये लास्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये लास्ट लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन से स्टार्ट हो रही है, नीचे से अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ठीक है, इन से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, इसमें आपने ध्यान रखनी है एक्वेटिक इकोसिस्टम द मेन प्रोड्यूसर्स आर, मेन प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पानी में हमारे पास जो है कौन कौन से जानदार ने फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फ्लोट करते हैं, जो तैरते हैं पानी के ऊपर, उसमें बड़ी हद तक क्या आ जाती है, एल्जी आ जाती है। आपने देखा होगा तालाब के ऊपर सफ़ेद के, जिसे आप लोग काई भी कहते हैं उर्दू के अंदर, वो एल्जी है, ठीक है। अब इस एल्जी को हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, ठीक है, फाइटो प्लैंकटन भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स, शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स का मतलब है ऐसे पौधे, ठीक है, जो कि पानी में ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है। प्रोड्यूसर्स की ये आपने करनी है लाइन और इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिख देना अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर्स हमारे पास क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करते और प्रोड्यूसर से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो कंज्यूमर्स की डेफिनेशन है। अब कंज्यूमर्स के अंदर पौधों के अलावा सब कुछ आ जाएंगे, प्लांट्स और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, इनके अलावा हमारे पास बहुत सारे जानदार जो हैं, ठीक है। और अगर आप बैक्टीरिया और फंजाई को निकाल दें, कुछ कैटेगरी वो डिकम्पोजर्स की हैं, ठीक है, मतलब फोटो प्रोड्यूसर्स को बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजर्स हैं अगर आप इनको निकालते हैं तो बाकी सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स में हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगी, प्रोटोजोन्स आ जाएंगे और बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और यहाँ से एमसीक्यूज जो है पेपर में 12 मिनट बाद जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे मुझे स्पेस मिलती है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इसे। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है हमारे पास जो कंज्यूमर्स है ना, ठीक है, कंज्यूमर्स के हमारे पास ना लेवल्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, इसके हमारे पास लेवल्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। एक प्राइमरी होता है हमारे पास, एक सेकेंडरी होता है, एक हमारे पास होता है टर्शरी और एक हमारे पास होता है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान में रखना है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, इसके 4 हिस्से। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो हम कहते हैं हर्बीवर्स को, किसे कहते हैं, हर्बीवर्स को कहते हैं, ठीक है। हमारे पास हर्बीवर्स से क्या मुराद है,
हर्बीवर्स से मुराद हमारे पास ऐसे जानदार हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ना, इनसे मुराद हमारे पास हैं कार्निवर्स। क्या है? कार्निवर्स। क्या है हमारे पास? कार्निवर्स हैं। अब स्टूडेंट्स कार्निवर्स क्या होते हैं? कार्निवर्स हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जो कि गोश्त को खाते हैं, ठीक है। अब देखिए हर्बीवर्स हमारे पास जो हैं वो किसको खा रहे हैं? वो हमारे पास खा रहे हैं प्लांट्स को खा रहे हैं। और कार्निवर्स किसको खा रहे हैं? कार्निवर्स हमारे पास खा रहे हैं हर्बीवर्स को, ठीक है। अब आपने ध्यान में रखना है हमारे पास जो हर्बीवर्स हैं, ठीक है, इसमें गोट आ जाती है, गाय भैंस बकरी वगैरह, ये सारे हर्बीवर्स हैं। और इन्हें जो हर्बीवर्स हैं इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। जो हर्बीवर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवर्स को स्टूडेंट्स हम जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कार्निवर्स हैं, ठीक है, अब इससे आगे जितने भी जानदार हैं वो सारे कार्निवर्स हैं क्योंकि वो सारे गोश्त खाते हैं, ठीक है। अब जो पहले नंबर पर हमारे पास कार्निवर्स हैं, ठीक है, वो अभी जो कार्निवर्स का जो पहला लेवल है वो किसको खा रहा है? वो खा रहा है हर्बीवर्स को, ठीक है। तो जो जानदार हर्बीवर्स को खाते हैं उन्हें प्राइमरी कार्निवर्स कहते हैं, समझ आ रही? ठीक है। उसके बाद जो जानदार प्राइमरी कार्निवर्स को खाते हैं उन्हें आगे सेकेंडरी कार्निवर्स कहते हैं। जो सेकेंडरी कार्निवर्स को खाते हैं उन्हें टर्शियरी कार्निवर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो हमारे पास हर्बीवर्स हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं हमारे पास वो क्या है? वो प्राइमरी कार्निवर्स हैं, समझ आ रही है? जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्निवर्स कहते हैं। जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं हमारे पास वो सेकेंडरी कार्निवर्स हैं। और जो हमारे पास क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं ये टर्शियरी कार्निवर्स हैं, ठीक है। आपने इस कैटेगरी को इसको ज़हन में रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होपफुली अगर आपको समझ आ गई, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो हम जो है अब इसको यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास वो कहते हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है हर्बीवर्स और कार्निवर्स के तौर पर, ठीक है। हर्बीवर्स और कार्निवर्स के तौर पर इनको मजीद जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? कैटल है हमारे पास, डियर है, रैबिट है, ठीक है। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट या प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट पर हमारे पास फीड करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो कार्निवर्स हैं वो एनिमल्स पर फीड करते हैं। स्टूडेंट्स से आपने सारा पैराग्राफ करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान है पैराग्राफ, आपको वैसे मुश्किल लग रहा है, आप इसको अपने पास से भी बना के लिख सकते हैं अगर आपको समझ आ गया ये टॉपिक है, ठीक है। प्राइमरी कार्निवर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया प्राइमरी कार्निवर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। ये हर्बीवर्स पर फीड करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपने एग्जाम्पल्स में रख लेंगे प्राइमरी कार्निवर्स। उसके बाद सेकेंडरी कार्निवर्स को हम क्या कहते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अभी प्राइमरी कार्निवर्स पर फीड करते हैं, इसके एग्जांपल में वुल्फ और ओल आ जाएगा, ये सेकेंडरी कार्निवर्स हैं। और जो हमारे पास टर्शियरी कार्निवर्स हैं इन्हें हम क्वाटरनरी कंज्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, इसे हम क्वाटरनरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चूंकि इन्हें कोई भी नहीं खाता आगे, ठीक है, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ टर्शियरी कार्निवर्स को हम टॉप कार्निवर्स भी कहते हैं क्योंकि ये इन्हें कोई और जानदार नहीं खाता, ठीक है। इसके एग्जांपल में लायन टाइगर आ जाएगा, इसको आपने ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है ऊपर ओमनिवर्स की। ओमनिवर्स क्या होते हैं? ओमनिवर्स हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जो कि हमारे पास गोश्त भी खाते हैं और हमारे पास सब्जियां और भी खाते हैं, ठीक है। इसमें एज ह्यूमन हम खुद आ जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है ओमनिवर्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने ओमनिवर्स की एग्जाम्पल को भी याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर का शुरू इसमें, ठीक है, इसमें आगाज़ है, इसमें आपने छोटी छोटी डेफिनेशन इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छी तरह से इसको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आए अब हम देखते हैं डिकम्पोजर्स को। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? चीज़ों को गला सड़ा देते हैं, इन्हें हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। वो आपसे डिकम्पोजर्स की जगह रिड्यूसर्स भी पूछ सकता है कि बताएं रिड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनका एक ही नाम है, वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑफ डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने यहाँ तक इसको यहाँ तक करके उसके बाद इसकी आप एग्जाम्पल जो है वो याद कर सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। तो अब हम जो है वो आगे मूव करते हैं, आपने यहाँ तक जो है वो इसको करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें प्रोड्यूसर है, अब ये प्रोड्यूसर जो है ना, अब ये हर्बीवर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर को खा रहा है, हमारे पास हर्बीवर है, ठीक है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। देखें ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से आगे हमारे पास जितनी भी कैटेगरी है ये सारी की सारी हमारे पास कंज्यूमर्स की कैटेगरी है। अब जो हर्बीवर को खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर है। अब ये हमारे पास है ना जो अगला, ठीक है, वुल्फ है जो इसको खा रही है। अब ये हमारे पास कार्निवर है, ये पहला नंबर पे जानदार है जो गोश्त खा रहा है, ठीक है, कार्निवर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी कंज्यूमर, ये कौन सा होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये है टर्शियरी कंज्यूमर और ये है क्वाटरनरी कंज्यूमर। कार्निवर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये प्राइमरी कार्निवर है। जो प्राइमरी कार्निवर है उसे हम सेकेंडरी, जो प्राइमरी कार्निवर है उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ये सेकेंडरी कार्निवर या टर्शियरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कार्निवर या क्वाटरनरी कंज्यूमर या फिर इसे हम टॉप कार्निवर भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये डिकम्पोजर्स हैं हमारे पास जो कि खुराक को गला सड़ाकर हासिल करते हैं, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आपने इसमें से कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ ये आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सन है
वो हमारे पास क्या है, एनर्जी का एक बेसिक सोर्स है। ठीक है, आपने आपसे पूछा जाएगा तमाम इकोसिस्टम में एनर्जी का बेसिक सोर्स क्या है, वो हमारे पास क्या है, सन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको आपने ध्यान में रख लेना, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ट्रॉफिक लेवल या फूड लेवल जो है वो हमारे पास एक लेवल है जहाँ पर जो है जानदार जो है वो फीड करते हैं फूड चेन के अंदर। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है हमारे पास, ये किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोड्यूसर से। जो सेकंड है वो प्राइमरी कंज्यूमर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो है वो ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन जो है वो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने नीचे से और कुछ एग्जैक्ट चीज़ें आपने नहीं करनी। ठीक है, इसमें से और कोई चीज़ जो है वो आपसे नहीं पूछी जाती। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने यहाँ से लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, इसका आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब है कि हमारे पास एनर्जी जो है उसको ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसके साथ आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये लिख देनी है, आपने बताना है कि इकोसिस्टम के अंदर कांस्टेंट फ्लो या ट्रांसफर होती है एनर्जी का सूरज से प्रोड्यूसर्स तक। ठीक है, और प्रोड्यूसर से आगे कंज्यूमर्स तक और कंज्यूमर से आगे डिकम्पोजर्स तक। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर जो है वो सूरज की रोशनी को लेकर खुराक तैयार करते हैं, उन खुराक को खाते हैं बच्चे के प्रोड्यूसर्स खाते हैं, प्रोड्यूसर खुराक बनाते हैं, उनको फिर जो है वो कार्निवर्स खाते हैं। ठीक है, या कंज्यूमर्स खाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो डेथ हो जाती है उनके फिर डिकम्पोजर ने तोड़कर दोबारा ज़मीन में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या, मिसाल के तौर पर एक प्रोड्यूसर है, फर्ज करें कि गोट है, गोट ने पौधों को खाया, पौधे ने फोटोसिंथेसिस के अंदर में खुराक तैयार की, अब उसको बकरी ने खा लिया। अब बकरी जो है उस खुराक को जो है काम काज में भी इस्तेमाल करेगी ना, बकरी जब मूव करेगी तो उसमें जो एनर्जी है उसकी इस्तेमाल होगी और उसका खुराक का कुछ हिस्सा जो है उसकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब अब वो जो खुराक है जो पौधे ने तैयार किया, अगर हम पौधों को खाएंगे तो वो खुराक हमें डायरेक्टली मिलेगी, वो जो ग्लूकोज है। लेकिन अगर हम जानवरों को खाएंगे तो वो खुराक हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगी, उतनी अमाउंट में नहीं मिलेगी, बल्कि वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो है अब आए हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास वो फूड चेन है। फूड चेन क्या है, हमारे पास जानदारों का एक ऐसे सीरीज है, तरतीब है, जिसके अंदर क्या होता है विद इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड खाता है ऑन द वन बिफोर इट एंड स्प्रेड बाय द वन आफ्टर इट। मतलब एक जानदारों की एक सीरीज है जिसमें हमारे पास जो है वो एक जानदार जो है वो जो चेन में उससे पहले आता है इसे खाता है, और जो इसके बाद में आता है इसे खाया जाता है। समझ आ रही है, अंडरस्टैंड, ये पैसिव वॉइस का टेंस है। ठीक है, मतलब इसमें जो स्पैरो है ये इसको खा रही है, समझ आ रही। ठीक है, और इसको कौन खा रहा है, इसको खा रहा है हॉक। तो आपने इसके नीचे ना ये चेन भी ड्रॉ कर देनी है, ये पिक्चर नहीं बनानी, बस आप सिंपल इस तरह से लिखा ना, ग्रास, ग्रास के आगे आप लिखते हैं ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर के एरो लगा के आप लिखते हैं स्पैरो, स्पैरो को आगे लिखते हैं आप हॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो ग्रास है प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर है स्टूडेंट, और ये क्या है, प्राइमरी कार्निवर भी है। ठीक है, और ये टर्शरी कंज्यूमर है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एमसीक्यू है, यूजुअली देयर आर 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू ध्यान में रखना है। जो मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ बोर्ड में, इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक फूड चेन में हमारे पास 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये आपसे फूड वेब की डेफिनेशन या आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, बेसिकली फूड चेन और फूड वेब में क्या फ़र्क होता है। तो आपने बताना है कि एक नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स को, ठीक है, जो कि आपस में वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स पर इंटरकनेक्टेड है, मिली हुई है, इसे हम फूड वेब कहते हैं। स्टूडेंट्स, फूड वेब के साथ आपने इसकी एग्जांपल भी लिखनी है, आपने ध्यान में रखना है कि सिर्फ आपको एक डेफिनेशन के साथ जो है वो कभी भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको लास्ट साथ जो है वो एग्जांपल लिखना जो है वो मस्ट है। अब यहाँ पे देखें, ग्रास जो है इसको खा रहा है हमारे पास ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को आगे लिजर्ड और लिजर्ड को आगे हॉक खा रहा है। अब ये एक फूड चेन है। अब दूसरी फूड चेन इस ट्रॉफिक लेवल से लिंक्ड है। अब ग्रास हॉपर को सीधा हॉक भी खा सकता है। अब यहाँ पे देख, ग्रास हॉपर को खा रहा है रैबिट, रैबिट को खा रहा है हॉक, और यहाँ से ग्रास हॉपर जो है माउस, माउस को सीधा हॉक भी खा सकता है और लाइन के जरिए भी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ये डायग्राम्स नहीं बनानी, सिर्फ आपने फूड चेन याद रख लेनी, ग्रास, ग्रास हॉपर, माउस, और इसको आपस में लिंक कर देना। मतलब नाम लिख के आपने इसको इस तरह से एरोज लगा के लिखनी है एग्जाम्पल इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन 1927 में हमारे पास जो चार्ल्स एल्टन थे, इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपने इसके एमसीक्यू ज़हन में रखें। 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया, कभी सन, अब सन बायोलॉजी में सन वाले एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन है। यहाँ से इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ इंडिविजुअल या अमाउंट ऑफ बायोमास की या एनर्जी की। स्टूडेंट्स, अब देखें, अब इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 टाइप्स हैं। एक में हम इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक में हम अमाउंट ऑफ बायोमास को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक में अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन अब देखें, यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड से वो 3 अकसाम की है।
अभी पेपर में आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि एक लॉजिकल पिरामिड्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, तो आपने बताना उसकी 3 टाइप्स हैं। आपकी बुक में लिखी 2 ही हैं, लेकिन एक्सप्लेन 2 को किया गया, लेकिन लिखा हुआ है कि उसकी 3 टाइप्स है। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं हमारे पास? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं। पिरामिड ऑफ नंबर जो है, जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने इसको, ठीक है, आपने इसकी फर्स्ट लाइन इस तरह से लिख करना, ठीक है, इस तरह फर्स्ट लाइन आप लिख दें और साथ आप इसके एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अगले पेज पर, ठीक है। साथ आप पिरामिड ऑफ बायोमास की निशान लगा लें, ठीक है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पिरामिड ऑफ बायोमास की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि बायोमास क्या होता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। बायोमास क्या होते हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम इज कॉल्ड बायोमास। मतलब एक किसी भी वक्त हमारे पास एक इकोसिस्टम के अंदर कितनी इकसाम के जानदार मौजूद है, इसे हम बायोमास कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ठीक है, जब आपसे पिरामिड ऑफ नंबर पूछा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस तरह सिंपल एक पिरामिड ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स आपने इस तरह से एक पिरामिड आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरह से आपके पास एक जो है वो पिरामिड ड्रॉ हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने इसको 4 हिस्सों में इस तरह से ना डिवाइड कर लेना है, ठीक है। एक लाइन आप इस तरह से लगा देंगे, एक लाइन आप इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, और एक लाइन आप जो है वो इस तरह से लगा दें। अब नीचे आप क्या करें, हम नीचे प्लांट्स लिख दें, क्या लिख दें? प्लांट्स लिख दें या प्रोड्यूसर्स लिख दें, ठीक है, इस तरह से। ये प्लांट्स आ गए, यहाँ पे आप स्नेल लिख दें, जो आप स्नेल बनी हुई है ना, यहाँ पे आप स्नेल लिख दें, ठीक है, स्नेल लिख दें यहाँ पर, और यहाँ पे आप लिख दें स्पैरो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें स्पैरो, और इसके अलावा यहाँ पर आप लिख दें हॉक, ठीक है, क्या लिख दें? हॉक। स्टूडेंट्स अब जो है आप यहाँ पर, ठीक है, अब ये जो आपका तादाद है ना, अभी नंबर है जानदारों का, ठीक है, फर्स्ट करें यहाँ पे आप प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, ठीक है। अब ये जब आप इस तरह से बना देंगे ना, तो आपकी एग्जांपल जो है वो एज ए काउंट हो जाएगी, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर में, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ पे स्नेल, ठीक है, स्नेल अगर पॉसिबल हो, ठीक है, इसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसके साथ नंबर लिख दें। फर्स्ट करें स्नेल जो है वो आपके पास 3 है यहाँ पर, ठीक है, 3 स्नेल्स हैं हमारे पास। स्पैरो यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, और हॉग जो है वो यहाँ पर 1 है, ठीक है। जब आप ये नंबर्स लिख देंगे साथ ब्रैकेट में, ठीक है, तो ऊपर से पता चल जाएगा कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसके एग्जांपल। अब इसके बाद आपने, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास के एग्जांपल देंगे, ठीक है, तो आपने इसी तरह का एक जो है वो पिरामिड बना देना है, ठीक है। इसके पिरामिड बनाकर इसको भी 4 हिस्सों में आपने क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है इस तरह से। इसको 4 हिस्सों में जो है वो आप डिवाइड कर लें, ठीक है। अब जब 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें बायोमास में डिफरेंट तरह की लाइफ आती है, एक नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट करें, यहाँ पे आप डिफरेंट प्लांट्स के नाम लिख दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ग्रास है, ठीक है, मैं ग्रास लिख देता हूँ। ग्रास के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास ये वेट का पौधा है, ठीक है। वेट के बाद हमारे पास लेट्स सपोज ये कॉर्न है, ये क्या है? कॉर्न है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप 3 नाम लिख दें, उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने फिर 3 तरह, अब यहाँ पे लिख दें गॉट लिख दें, रैबिट लिख दें और माउस लिख दें, ठीक है। अभी 3 नाम यहाँ पे लिख दें आप, उसके ऊपर आप लिख दें वुल्फ और ओल, वो नाम आप यहाँ पे लिख दें, और ऊपर जो है वो लाइन यहाँ पर लिख दें, ठीक है स्टूडेंट। एक अभी आपकी मुख्तलिफ बायोमास के एग्जाम्पल में काउंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आएँ तो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको ज़हन में रखना है, ये बायोकेमिकल साइकिल्स की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। बायोकेमिकल साइकिल्स ऐसे साइक्लिक पाथवेज हैं जिनमें से जानदार जो है मटेरियल जो है मूव करते हैं और इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिजम्स में और वापस इन्वायरमेंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। बायोकेमिकल साइकिल्स की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल की डेफिनेशन भी है, ये भी आपने जहन में रखनी है। सिंस सच मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ठीक है। बायोकेमिकल साइकिल्स को ही हम जो है वो न्यूट्रिएंट साइकिल्स कहते हैं, आपने इसको भी जहन में रखना है स्टूडेंट्स। ऑफ कार्बन साइकिल में एज इट इज़ आपने कुछ नहीं याद रखना, बस आपको पता होना चाहिए जो ग्रेफाइट है और जो डायमंड है, ठीक है, ये कार्बन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कार्बन पाया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा शायद, ठीक है, बल्कि केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है पीट, आपको पढ़ा कोयले की 3 टाइप्स, 4 टाइप्स आपने पढ़ी थी, पीट, बिट्यूमिनस, हमारे पास एंथ्रासाइड, ठीक है, इस किस्म की आपने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, वो आपको बेहतर पता है, ठीक है। आपने मेरा इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ एमसीक्यू से आपने इसको एक मरतबा देख लेना, रीड कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस पेज में भी आपने कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ इसमें कोई नहीं है। अब नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट्स, अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये आपसे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसमें चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं इसको आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है मैं आपको ना इसका हल्का सा ओवरव्यू अगर दे दूँ। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स देखिए, नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये समझिए नाइट्रोजन की हैसियत जो है वो पौधों के लिए इस तरह से है कि उनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है, ठीक है। जिस तरह आपके लिए रोटी एक किस्म की ज़रूरी है, इस तरह पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी है हमारे पास पौधों, क्योंकि पौधे के अंदर हमारे पास जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स बनने हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया और न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, ठीक है,
अब इसमें हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर पौधे को नाइट्रोजन की कमी का सामना हो जाए तो जो प्लांट है उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब पौधा जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, वो पौधा लेता है नाइट्रोजन जो है वो जाहिर सी बात है उसने जड़ से लेनी है, ठीक है। अब देखिए एटमॉस्फेयर में हमारे पास 79% के करीब नाइट्रोजन मौजूद है। जो एटमॉस्फेयर है वो तकरीबन नाइट्रोजन का रिजर्वायर है, ज़ख़ीरा है। आपकी बुक में जैसा कि लिखा भी हुआ है एटमॉस्फेयर इज़ द रिजर्वायर, ज़ख़ीरे को कहते हैं फ्री गैशियस नाइट्रोजन, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहते हैं कि इस ऑक्सीजन को इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले नहीं सकते। स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरह समझें जिस तरह आपके घर में अगर जो है वो गंदम का जो है वो गोदाम भरा हुआ है, ठीक है। आप गंदम को खाकर आप अपना पेट नहीं भर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उस गंदम से आपको आटा बनाना पड़ेगा, आटे से आपकी रोटी बनेगी और फिर रोटी को आप खा के फिर आप अपना पेट भरेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरह पौधे जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते। अब जिस तरह आप गंदम को डायरेक्ट नहीं ले सकते, गंदम की रोटी को आप ले सकते हैं, इस तरह नाइट्रोजन को नहीं लेते। नाइट्रोजन से हमारे पास एक चीज़ बनती है, इसे कहते हैं NO3, इसे कहते हैं नाइट्रेट। क्या कहते हैं इसे, नाइट्रेट। अभी जो चीज़ बनती है ना नाइट्रेट, इसको पौधे जो हैं वो लेते हैं एज अ खुराक के तौर पर, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट है पौधों को मिलेगी, पौधे से फ़ौरन से ले लेंगे और इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट्स का बनना है जो इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, NO3 को कहते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक और देखेंगे NO2, ये जो NO2 है ना, ठीक है, NO2 को हम कहते हैं नाइट्राइट। क्या कहते हैं, नाइट्राइट, ठीक है। आपने इसको ज़हन में रखना है, ये हमारे पास नाइट्रेट है और ये हमारे पास जो है वो नाइट्राइट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नाइट्राइट, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल के ना 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ए फॉर, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप है हमारे पास वो है एसिमिलेशन, और जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है डिनाइट्रिफिकेशन। इसके 3 स्टेप्स हैं। अब जो पहला स्टेप है ना इसका, ठीक है, हमारे पास जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, ये आगे 2 तरह से होता है। कितनी तरह से होता है, 2 तरह, एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक हमारे पास है अमोनिफिकेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टूडेंट से आपने पहला शॉर्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, आपने डेफिनेशन करनी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मुराद है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में बदलना, ये आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इसकी 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्टूडेंट्स ये तीनों आपने करनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपसे अब नाइट्रोजन साइकिल में स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर ही पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको ज़हन में रखना है। अब देखिए हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको इसका अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का हल्का सा ओवरव्यू दे दूँ। हमारे पास होता ये कि एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि 79% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, 21% ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, अब ये दोनों गैसें एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं लेकिन ये आपस में रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इन दोनों का मिलना स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इन दोनों को रिएक्शन के लिए हीट चाहिए होती है, हीट की एक बड़ी मिकदार चाहिए होती है। अब होता क्या है, जब एटमॉस्फेयर में थंडर स्टॉर्म होती है, बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है, तो हमारे पास एक बड़ी अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बना देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बना देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बना देते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में हवा पानी के बखरात भी मौजूद हैं। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है जब ये वाटर वेपर्स के साथ हमारे पास मिलता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बना देता है नाइट्रस एसिड भी बना देता है और नाइट्रिक एसिड भी बना देता है। क्या बना देता है, नाइट्रस एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड भी बना देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास ये तेजाबी बारिश का सबब भी बनते हैं, एसिडिक रेन का सबब भी हमारे पास बनते हैं। आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारे पास जो है नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड हमारे पास यहाँ पर बन गया, ठीक है। इससे हम अब हमारे पास होता क्या है, जब ये नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड जो है तेजाबी बारिश के जरिए ज़मीन पर आते हैं, तो आपको पता है ज़मीन की मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। किसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की। अब जब ये नाइट्रस एसिड जो है, फर्स्ट करें नाइट्रिक एसिड जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ तेजाबी बारिश के जरिए ज़मीन में आया, मट्टी के अंदर आया। अब जो मट्टी के अंदर जो है वो सॉल्ट के साथ NaCl के साथ जब मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और यहाँ पे HCl बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, पानी की मौजूदगी में जो ज़मीन में पानी होगा तो अलग अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, नाइट्रेट्स अलग हो जाएगा और जो नाइट्रेट्स इसको पौधे जो है वो पानी के जरिए ले लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी नाइट्रेट्स में पौधे के अंदर चलेंगे, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बिजली चमकना या बिजली चमकने से या बादल गरजने से हमारे पास होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस नाइट्रोजन है वो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है। अब वो जो ऑक्साइड्स हैं पानी के अंदर हल होते हैं और नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। नाइट्रस एसिड से हमारा स्टूडेंट्स HNO2 है और नाइट्रिक एसिड से HNO3 है, ठीक है। अभी जो एसिड्स हैं ये सॉल्ट्स के साथ मिलते हैं और नाइट्रेट्स बना देते हैं। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको टोटली इसको समझा दिया, ठीक है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या स्टूडेंट्स, आप ये समझें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ जानदारों के पास ये सलाहियत होती है कि वो नाइट्रोजन को पकड़कर डायरेक्ट नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, ठीक है। अब ये आपने सिंपल इसके डेफिनेशन याद रखनी, कुछ बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होती है कि वो गैसेस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल सकते हैं, इसे हम जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ अब स्टूडेंट्स इसके आगे से
एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ इसको ना यहाँ तक कम करें, यहाँ तक याद रख लें। इसके एग्जाम्पल में आप लिख लें यहाँ पर राइजोबियम, क्या लिख लें, राइजोबियम, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। आप इसके एग्जांपल में जो है वो राइजोबियम लिख लें, ठीक है। अब नीचे आए इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन पर। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर के अंदर एक हैबर्ट्स प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाते हैं, फिर उस अमोनिया से जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडस्ट्रीज में भी की जाती है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हाइड्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर मिलाया जाता है। ये आपने देखा होगा जो हैबर्ट्स प्रोसेस था उसके अंदर कितना हाई टेम्परेचर और कितना हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो उससे अमोनिया बनती है और अमोनिया को जो है वो फिर अमोनियम नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन है। स्टूडेंट्स अमोनिफिकेशन से क्या मुराद है, अमोनिफिकेशन से मुराद है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का बनना। नाइट्रिफिकेशन से क्या मुराद है, नाइट्रेट्स का बनना, ठीक है। अमोनिफिकेशन देखिए अगर आप, अमोनिफिकेशन हमारे पास क्या है, ब्रेक डाउन है, तोड़ फोड़ है। किसकी तोड़ फोड़ है, प्रोटीन्स की और डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जब डेड ऑर्गेनिज्म, जब जानदारों की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी जमीन के अंदर चली जाती है। जब उनकी बॉडी जमीन में जाती है तो उनकी बॉडी के ऊपर इंजाइम्स एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब इंजाइम्स उनकी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं तो उनके जिस्म के अंदर में मौजूद प्रोटीन उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब उनके जिस्म के अंदर मौजूद प्रोटीन तोड़ते हैं ना, आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड को आपको पता है कि अमाइनो एसिड के अंदर इस तरह का एक अमाइनो ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। अगर मैं अमाइनो एसिड का एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है कि अमाइनो एसिड का आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, ये अमाइनो एसिड का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है COOH, ठीक है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये अमाइनो ग्रुप यहाँ से निकलकर हमारे पास अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है अमोनी जो बैक्टीरिया इस काम को करते हैं उससे हम कहते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। ये अमोनिफिकेशन जब हो जाती है हमारे पास यहाँ तक, तो आगे हमारे पास होता है अमोनिया के बनने के बाद उसे नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन की डेफिनेशन है। अब अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन में आपको फर्क पूछा जा सकता है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है। और नाइट्रिफिकेशन को कौन करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। पहले मरहले में क्या होता है, जो अमोनिया है ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट्स को, ठीक है। नाइट्राइट्स को, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स में। स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया है हमारे पास, ठीक है। अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, हमारे पास पहले नाइट्राइट्स के अंदर, ठीक है। और वो जो नाइट्राइट्स हैं हमारे पास, इसको कन्वर्ट किया जाएगा इसके बाद नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये वाले जो बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं इन्हें हम जो है ना, इन्हें हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है अमोनिया को पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब वो बैक्टीरिया जो ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अमोनिया को पहले कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट्स में नाइट्रोसोमोनास। कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास। और उसके बाद ये जो नाइट्राइट्स हैं, ठीक है, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, इन्हें कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। अभी दो बैक्टीरिया के नाम आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। उसको जब आप लोगों ने लिखना है तो आप लोगों ने इसको अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि साइंटिफिक नेम को जब भी लिखते हैं इसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। हमारे पास रूल है तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अमोनिया से ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अमोनिया को हमारे पास नाइट्राइट्स में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट्स को हमारे पास नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके एसिमिलेशन आपने एज इट इज ये आपसे पूछा नहीं जाता, बस आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेट्स जब बन जाते हैं ऊपर वाले प्रोसेस से, तो पौधे जो है उनको जज़ब कर लेते हैं, प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंपल आप इसके एक लाइन कर लें, ये बहुत है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन जो है स्टूडेंट, नाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है, नाइट्रेट्स का बनना। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है नाइट्रेट्स का टूटना, डी मतलब उसका उल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें हमारे पास होता क्या है, हमारे पास वो जो नाइट्रेट्स जो बने थे हमारे पास, वो वापस नाइट्रोजन के अंदर टूट जाते हैं, और इस काम को जो करते हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़हन में रखनी है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें से जितने भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से एज सुन एज पॉसिबल कोशिश की कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह इसको समझा भी दूँ और साथ साथ जो है मैं आप लोगों को बता भी दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपने देखना स्टूडेंट्स। हमारे पास इसके बाद इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। ये इंट्रैक्शंस के हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये दो इंट्रैक्शंस है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन और एक हमारे पास है इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने सिंपल ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ऐसे इंट्रैक्शन जो कि एक ही स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान होते हैं, ठीक है, उन्हें हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। जो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होते हैं इसे हम इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक इंसान के तौर पर आप अपने दोस्त के साथ जो इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, ये है इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन अगर आपने कोई पेट पाला हुआ है, कोई डॉग है, कोई कैट है, अगर आप उसके साथ खेल रहे हैं तो आप ये जो इंट्रैक्शन है ना, इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ठीक है। इसको आपने ज़हन में रखना स्टूडेंट्स। कंपटीशन में से एज इट इज़ जो है वो कुछ नहीं पूछा जाता, बस कंपटीशन में से आपने, ठीक है, ये जहन में रखना है कि जो कंपटीशन है आपको पता है कि कंपटीशन मुकाबले को कहते हैं। और मुकाबला कब डेवलप होता है, मुकाबला हमेशा जब डेवलप होता है जब रिसोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज को पाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो है वो मुकाबला डेवलप होता है, कंपटीशन डेवलप होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है देखिए ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँगा कि क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास जो है ये 10 पेन्स हैं, 10 स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप एक टेस्ट होगा, उसमें से 10 के 10 स्टूडेंट्स के जितने भी नंबर आएंगे उन्हें 10 को 10 को पेन मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स तो आपके दरमियान कोई मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस तो आपको मिल ही जाना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक पेन है
ये 10 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, अब इनमें से उसको मिलेगा जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो अब आपके दरमियान मुकाबला होगा। समझ आ रही? तो हमारे पास जो है जब रिसोर्सेज कम होते हैं और उसको चाहने वाले ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास तब कंपटीशन जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, कंपटीशन हमारे पास कब डेवलप होता है। ठीक है, आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है, देयर इज़ अ, यह आपने यहाँ से बताना है। ठीक है, ये जो हमारे पास ये आप इसके सामने इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और ठीक है, और आपका अब ये जो कंपटीशन है इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक मतलब अगर सेम स्पीशीज़ के दरम्यान है तो इंट्रा, डिफरेंट स्पीशीज़ के दरम्यान है तो इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है ये ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होता है देन एंड मोर सवेयर देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये आपने स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रखना है, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कंपटीशन जो है वो ज़्यादा सवियर होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो एक ही स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान जो कंपटीशन वो ज़्यादा सवियर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर जो है आपके पास, मेरे पास 3 डॉग्स हैं और मैं एक गोश्त का टुकड़ा फेंक देता हूँ और वो तीनों डॉग्स जो हैं वो एक दूसरे को काटने को दौड़ेंगे और एक दूसरे को मारने की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, और इतना सख्त कंपटीशन होगा ही। ठीक है, लेकिन बिल फर्ज अगर एक कैट और एक डॉग का कंपटीशन है, ठीक है, अगर मैं जो है गोश्त का टुकड़ा फेंक देता हूँ और फर्ज करें वो डॉग ले लेता है तो कैट की तो हिम्मत ही नहीं है कि उस डॉग से वो ले ले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये इंटर स्पेसिफिक है। तो इंटर स्पेसिफिक में चीज़ें बहुत सादा होती हैं, जिस तरह एक हिरन जो है, अगर हिरन दौड़ रही है, शेर दौड़ रहा है उसके पीछे, तब जो है वो शेर उसको पकड़ ही लेगा। ये सिंपल चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब इंट्रा स्पेसिफिक है, एक ही स्पेसिफिक है, एक ही स्पीशीज़ के दरमियान जो कंपटीशन है ज़्यादा सवियर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली जो है ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने प्रेडेशन की डेफिनेशन करनी है। प्रेडेशन हम कहते हैं शिकार को, ये दो जानदारों के दरमियान, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दो जानदारों के दरमियान एक ऐसा इंट्रैक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो एक जानदार जो है वो दूसरे को खाता है। ठीक है, और एक जानदार दूसरे को खाता है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है, यहाँ से, ऊपर से नहीं करनी, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन ना करें, यहाँ से करें। इन प्रेडेशन वन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम प्रेडेटर कहते हैं, वो अटैक करता है, हमला करता है, मार देता है। ठीक है, मार देता है एंड फीड और खा लेता है। किसको खा लेता है? ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरा जानदार है। ठीक है, जबकि कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेडेशन की वो आपको नीचे दी गई हैं। अब ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आप सिंपल एक ही कर लें। अगर मैं आपको यहाँ से देखें, यहाँ से इसकी एग्जांपल ले लें आप। अब जो फ्रॉग है हमारे पास, ठीक है, इज़ प्रेड अपॉन बाय अ स्नेक, ये आप इसकी एग्जांपल में दे दें। अब इसमें जो फ्रॉग है वो शिकार है और जो हम शिकार हो रहा है, और जो स्नेक है शिकार कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास खास किस्म के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब इसके नाम आपने ज़हन में रखने हैं। पिक्चर प्लांट है, सनड्यू है और वीनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पास हशरात को खाते हैं। अब स्टूडेंट्स, सवाल पैदा होता है क्या ये हशरात को क्यों खाते हैं? स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो प्लांट्स हैं ये ट्रू ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, तो ये हमारे पास ट्रू ऑटोट्रॉप्स हैं। लेकिन ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, हमने देखा कि नाइट्रोजन पौधों के लिए कितना ज़रूरी है, तो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो इंसेक्ट्स को, हशरात को खाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इन्होंने इसको अडेप्ट किया है। आप इसको जो है एक मरतबा रीड कर लें। ठीक है, सच प्लांट्स जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीकिंग है, वो कम है। ठीक है, हशरात पर फीड करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। समझ आ रही स्टूडेंट्स? जो है यहाँ तक, ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन कर लें। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर कार्निवोरस प्लांट्स, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसके अलावा इसको मजीद जो है इसमें से नहीं कोई चीज़ करनी, जिससे और इसके अलावा और कोई चीज़ है भी नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये सिम्बियोसिस की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बियोसिस, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच दे लिव टुगेदर। ये हमारे पास दो जानदारों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें दो जानदार आपस में इकट्ठे रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिम्बियोसिस है ये 3 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म, एक को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म और एक को हम कहते हैं कोमेंसलिज्म। पैरासाइटिज्म में हमारे पास क्या होता है, ये आपको सिंपल पता है। पैरासाइट क्या होते हैं? एक जो छोटा जानदार होता है वो बड़े जानदार के पास रहता है, उससे खुराक भी लेता है, उससे पनाह भी लेता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है, इसे हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है पैरासाइटिज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके हम ना 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे अब इसके ना 2 बेसिस पे, एक कितनी देर तक रहता है, एक को हम कहते हैं, ठीक है, एक आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पोररी पैरासाइटिज्म एंड परमानेंट पैरासाइटिज्म। टेम्पोररी पैरासाइटिज्म में हमारे पास क्या है, ठीक है, ऐसे जानदार जो कि हमारे पास मुस्तकिल तौर पर होस्ट के साथ रहते हैं, मुस्तकिल तौर पर होस्ट के साथ नहीं रहते, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा होस्ट के साथ गुजारते हैं और एक हिस्सा आज़ादाना गुजारते हैं। इसे कहते हैं टेम्पोररी पैरासाइटिज्म। परमानेंट पैरासाइटिज्म में क्या होता है, ऐसे जानदार जो कि पक्के पक्के होस्ट के साथ ही रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमानेंट पैरासाइट। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और डिफरेंस आपसे पूछते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में क्या फ़र्क है। ऐसे पैरासाइट जो जिस्म के अंदर रहते हैं एंडोपैरासाइट, और जिस्म के बाहर रहते हैं उन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पैरासाइटिज्म की डेफिनेशन है। ये हमारे पास सिम्बियोसिस के एक ऐसे किस्म है जिसमें हमारा जो छोटा पार्टनर है वो खुराक और पनाह लेता है बॉडी ऑफ लार्जर पार्टनर से और बदले में उसे नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये टेम्पोररी पैरासाइटिज्म और परमानेंट पैरासाइटिज्म की डेफिनेशन है। ठीक है, टेम्पोररी पैरासाइटिज्म में हमारे पास क्या होता है, वो जो पैरासाइट है वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एक आज़ादाना लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर गुजारता है। सिर्फ उसकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो पैरासाइट के तौर पर गुजरता है। ये यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी।
स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास ये परमानेंट पैरासाइटिज्म है। परमानेंट पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट है अपनी सारी जिंदगी पैरासाइट के तौर पर गुजारते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेज आ जाते हैं हमारे पास इसके अंदर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ये आपने डिफरेंस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट में क्या फर्क होता है। एक्टोपैरासाइट जो है वो बॉडी के बाहर रहते हैं, होस्ट के सर्फेस के ऊपर रहते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं। इस तरह मॉस्किटो हो गया हमारे पास, इस तरह हमारे पास लीच और लाइस कहते हैं जूं को, जो कि हमारे सर के अंदर रहती है। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिव इनसाइड द बॉडी, ठीक है, और वहाँ से खुराक और पनाह लेते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, वायरसेस, टेपवर्म, एस्करिस। अभी स्टूडेंट्स साइंटिफिक नेम है जो ठीक है इटैलिक्स में लिखे हुए, आपने इनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ठीक है, एस्करिस, एंटमीबा और प्लाज्मोडियम। अच्छा कि अब इनको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा हुआ, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, आपने पढ़ा था ना 9th क्लास के अंदर, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है, हमारे पास ना एक पौधा होता है, आप इसको याद ना करें, सिंपल आप इसको एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रख लें। हमारे पास एक पौधा है, ये प्लांट के ऊपर ग्रो किया हुआ है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, आपको पता है कि जो प्लांट है इसके अंदर हमारे पास जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। अब इस जाइलम और फ्लोएम के अंदर ये क्या कर रहा है, खुराक और पना, ठीक है, इससे खुराक लेके एक जो जाइलम है उसमें से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फ्लोएम में से खुराक ऊपर जा रही है। अब ये जो पौधा है, फर्स्ट करिए पौधा जो है वो यहाँ पर इस तरह से ग्रो किया हुआ है। अब ये जो पौधा है इसकी जड़ें जो है वो जाइलम में भी जा रही हैं और फ्लोएम में भी जा रही हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, वो पौधा जो अपने लिए खुराक को बना रहा है, खुराक को ऊपर लेके जा रहा है, अपने लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेके जा रहा है, ये उन जो अपनी जड़ों के जरिए उनको अब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखें, एक तो ये जो बड़ा पौधा है इसने इसे पनाह भी दी हुई है, ठीक है, और लेकिन ये क्या कर रहा है, उससे पनाह ले रहा है और बदले में उसी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो चीज़ें जो उससे चाहिए उससे ले रहा है। समझ आ रही है। तो ये हमारे पास जो है पौधों में पैरासाइट के एग्जांपल है। इसके आपने देखना कस्कूटा, इसे हम डोडर प्लांट भी कहते हैं, ये भी हमारे पास पैरासाइट्स है। इसका सिर्फ आपने नाम याद रखना है, और जो इसके रूट्स है ना इनको हम कहते हैं होस्टोरिया। क्या कहते हैं, होस्टोरिया, जिसको अंडर, ठीक है, अंदर इंजेक्ट करता है, ठीक है। आपने बस होस्टोरिया और इसको आप एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रख लें, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकें, आप इसको इस तरह से इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान है ये, ठीक है, मैंने आपको इसको बता दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स आए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हमारे पास दो जानदारों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें दोनों जानदार जो है वो आपस में दोस्ती लगा कर रहते हैं और नुकसान जो है वो किसी का भी नहीं होता, दोनों का फ़ायदा होता है। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा हमारे पास नीचे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब जो है मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आप दोनों में से जो आपको आसान लगे आप जो है वो उसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दी गई है हमारे पास, ये हमारे पास ना इसे कहते हैं टर्माइट, ये ठीक है, इसे दीमक भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है, कीड़ा, दीमक का कीड़ा होता है। अब स्टूडेंट लकड़ी को खाता है, आपको पता है कि जो लकड़ी है वो प्लांट है और प्लांट के सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब स्टूडेंट जो सेलुलोज है ना ये हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है, क्या है, पॉलीसेक्राइड, ये ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब इसको हमारे पास ग्लूकोज के अंदर तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, इसको हम कहते हैं सेलुलेज। क्या कहते हैं, सेलुलेज कहते हैं। अब एंजाइम इसके पास नहीं होता, ठीक है, वो एंजाइम जो है एक छोटा सा जानदार है, इसे हम प्रोटोजोन कहते हैं, इसके पास ये एंजाइम होता है, ये इसकी गट के अंदर रहता है, ये जो इसकी आंत है ना इसके अंदर रह रहा होता है। अब वो लकड़ी को खाता है, उस लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज है उसको ये प्रोटोजोन जो है उसको तोड़ देता है, समझ आ रही है, ग्लूकोज में। अब ये क्या कर रहा है, ये उसको सेलुलोज को तोड़ने में मदद दे रहा है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़कर जो एनर्जी निकलती है ना वो थोड़ी बहुत एनर्जी इसको भी दे देता है। अब इनका दोनों का फायदा हो रहा है, नुकसान किसी का भी नहीं हो रहा। इस तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होती है ना, लिग्यूमिनस प्लांट्स को कहते हैं फलदार पौधे, इनमें दालें वगैरह लगती हैं, इनमें हमारे पास एक पूरी फैमिली आ जाती है। अब इनकी जड़ों के अंदर ना हमारे पास इस तरह से ना छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं गिरह लगाने को, ठीक है, किसे कहते हैं, गिरह लगाने को। मतलब मिसाल के रूट्स में इस तरह के नोड्यूल आ गए हैं, अब एक मोटा सा स्ट्रक्चर है, गिरह लगी है, उसे नोड्यूल कहते हैं। अब इस नोड्यूल के अंदर हमारे पास क्या है, खास किस्म के ना बैक्टीरिया रहते हैं, इन बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मुराद था, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, समझ आ रही है। अब स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ये है, समझ आ रही है, ठीक है। वो कौन कौन से बैक्टीरिया जो मैंने आपको नाम लिखवाया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, इसमें हमारे पास जो है वो राइजोबियम आता है, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्रेट्स को पौधे ले लेते हैं, बदले में पौधा इसे खुराक दे देता है, ये उसे नाइट्रेट्स दे रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, नुकसान जो है वो किसी का भी नहीं हो रहा, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म कहते हैं दो जानदारों के अंदर मैंने एक ऐसा ताल्लुक जिसमें एक जानदार जो है उसको फायदा होता है, दूसरा जानदार जो है उसको ना तो फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है, समझ आ रही है। स्टूडेंट्स इसकी आप जो है ये एग्जाम्पल थोड़ी सी मुश्किल है, आप ये वाली याद रख लें, आसान है आप लोगों के लिए, मैं आपको इसको बता भी देता हूँ, ठीक है। जैसे सकर फिश है हमारे पास, ठीक है, ये अटैच होती है टू द सर्फेस ऑफ शार्क्स बर्ड सकर। हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो बड़ी मछली है ना, जिस तरह शार्क हो गई, ये पानी के ऊपर आती है, पानी के नीचे जाती है, छोटी मछली है सकर, ठीक है, जो आपको डायग्राम में यहाँ पर नीचे नजर भी आ रही है, ठीक है। अब ये क्या करती है, अपने आप को इसके साथ अटैच कर लेती है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अब ये क्या कर लेती है, अटैच कर ले, इसका फायदा क्या होता है, इसको फायदा ये होता है कि इसे कोई बाकी मछलियाँ ऐसे नहीं खाती, ये आराम से पानी के ऊपर और नीचे आ जा सकती है, और इसे, ठीक है, इसकी हिफाजत होती है। दूसरे से क्या फायदा होता है, जब बड़ी मछली शिकार करती है, ठीक है, तो उसके जो खाने के जो कुछ बकाया जाते हैं, समझ आ रही है, जो खाने के कुछ बकाया जाते हैं मछली उसे खा लेती है, समझ आ रही है। तो इस तरह ये जो है इसे फूड भी मिल जाती है, बदले में से नुकसान कोई भी
नहीं होता। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसको आपने एक मिनट रीड कर लेना है। ठीक है, बस सिंपल आपसे वो पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रखना है। हमारे पास एक स्पैरो जो है, ठीक है, स्पैरो, और हमारे पास जो दूसरा है ये बैजर्स, इसे कहते हैं बैजर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक सिम्बियोसिस का ताल्लुक है। इसमें वो आपको बताता है कि जो स्पैरो है, ठीक है, बैजन के दरमियान दोस्ती क्या है, जो हमारे पास स्पैरो है, ठीक है, वो हनी कॉम को ढूंढता है, क्योंकि हवा में उड़ रहा होता है। ठीक है, तो वो जब उस जहाँ पे भी जो शहद की मक्खी का छत्ता नजर आता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो जो है बैजर को सिग्नल भेजता है, बैजर को वहाँ पे बुला लेता है। अब बैजर को जब वहाँ पे बुलाता है तो बैजर जो है वो उसको तोड़कर फिर दोनों में से शहद को खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे आप लोगों को अगर एमसीक्यू के तौर पर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसको एक मतलब रीड कर सकते हैं। अगर आपने पास होना है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि आपने इससे ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने जितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए ना हमारे, आप इसमें से दो से तीन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मस्ट आ जाते होते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, 4 आते हैं तो 2 इसमें से आ जाते होते हैं। ठीक है, तो आपका चॉइस वाला पोर्शन भी इसमें से हल हो जाता होता है। ठीक है, अब आगे से हम स्टूडेंट बहुत सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पेपर में बहुत मरतबा रिपीट हुए हैं। ठीक है, हम सिर्फ जो है उन्हीं को ही स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन है। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो केमिस्ट्री से कर सकते हैं, वहाँ से आप केमिस्ट्री के बुक से जो है उस डेफिनेशन को कर सकते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन जो है वहाँ पर लिखी हुई है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब ये वहाँ से आप जो है उस डेफिनेशन को कर लें। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आसान भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले याद भी की हुई है और वहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू IPCC, ठीक है, अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको एक एमसीक्यू के तौर पर आपने जहन में रखना है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 एमसीक्यूज आते हैं, पीछे वाले हिस्से और एक इसमें से फिगर्स वाला एमसीक्यू पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स आपने ये भी जहन में रखना है, जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा है कि जो समुद्र है उसको 0.9 सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यही इसके अंदर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इसके अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, जो मालदीव एक मुल्क का नाम है, ये समुद्री लेवल से 1 मीटर से भी कम रह गया है। ठीक है, ये इस तरह से ना हमारे पास इस तरह से जैसे आइलैंड है, इस तरह हमारे पास मालदीव एक मुल्क है। ठीक है, जो काफ़ी सारे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, और उसका जो है मतलब पानी जो है उससे तकरीबन 1 मीटर से भी कम जो है वो रह गया है। ठीक है, मतलब पानी से वो 1 मीटर से ऊपर है, इस तरह से वो बता रहा है आपको। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग जो है वो केमिस्ट्री से कर सकते हैं। समझ आ रही है? वहाँ पे इसकी डेफिनेशन आसान लिखी हुई है, आप वही इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है जिस बच्चे ने, ठीक है, तो वो आप जो है वो उसकी डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ तक। ठीक है, ये ग्रीन हाउस के डेफिनेशन, लेकिन केमिस्ट्री वाली आपको ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि वो आप लोगों ने याद की हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है, यहाँ से 1800 से लेकर जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर वो तकरीबन 30% बढ़ गई है। अमाउंट ऑफ मीथेन जो है वो डबल हो गई है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड तकरीबन 8% जो है वो बढ़ गई है। अब स्टूडेंट्स ये सारे एमसीक्यूज हैं, आपने इनको एमसीक्यूज के हवाले से अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास आगे एसिड रेन है स्टूडेंट्स। एसिड रेन में से आपने यहाँ पर सिर्फ एक एमसीक्यू आपने ध्यान में रखना है, जो एसिड रेन है उसकी पीएच जो है वो 3 to 6 है। ठीक है, ये आप लोगों का एक एमसीक्यू है क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने बस इसको एमसीक्यू को ध्यान में रखना है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इसके बाद आपने एसिड रेन के ना इफेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। अब एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या हैं, आप केमिस्ट्री में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं करने तो आप ये 2 ध्यान में रख लें। ठीक है, मेरे अगर आप केमिस्ट्री वाले लिख देंगे वो भी आपका ठीक है। कोई से भी 2 इफेक्ट्स हैं वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? होपफुली जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफॉरेस्टेशन क्या आपने इसमें से पहले ये आपसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की आपने तारीफ लिखनी है, इसका मतलब जंगलात का कटाव। और डिफॉरेस्टेशन के हमारे पास इसके इफेक्ट्स होते हैं, असरात होते हैं। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स में हमारे पास सैलाब आ जाता है, ड्राउट्स, खुश्क साली है, लैंडस्लाइड, ज़मीन का फिसलना, आप देखा होगा पहाड़ी इलाकों में ऊपर से ज़मीन के तोदे गिर जाते हैं, सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ हैबिटेट, रहन सहन का जो है वो खत्म होना, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ओवर पॉपुलेशन में से आपने एज इट इज़ कोई चीज़ नहीं करनी, इसमें से नए पेपर में पूछा जाता है। अर्बनाइजेशन में से स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। अर्बनाइजेशन का मतलब है ग्रोइंग ऑफ सिटीज़, शहरों का बढ़ना। ये आपने अर्बनाइजेशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस। इसके बाद आपने यहाँ से करना है, अर्बनाइजेशन जो है ये आलमी मसला है। ठीक है, और जिससे रोका नहीं जा सकता लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। पाकिस्तान में करंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो 32%। आपकी बुक्स बहुत पुरानी है। ठीक है, बहुत डाटा पुराना भी बढ़ गया है, लेकिन आपने इसी को एमसीक्यू के तौर पर जहन में रखना है। ठीक है, अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन पूछेगी तो आपने उसके साथ ही एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो है पोल्यूशन की डेफिनेशन है। आपने केमिस्ट्री के अंदर पोल्यूटेंट्स भी पढ़ी होंगे। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अभी जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे पास आगे 2 तरह के होते हैं, को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, काबिल तहलील,
और नॉन बायोडिग्रेडेबल नाकाबिले तहलील। बायोडिग्रेडेबल से मुराद है ऐसी चीज़ें जिनको बैक्टीरिया वगैरह तोड़ सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल से मुराद ऐसी चीज़ें जिनको बैक्टीरिया वगैरह नहीं तोड़ सकते। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज नहीं कर सकता, उससे क्या सब्जियों को छिलके बैक्टीरिया उसे तोड़ सकता है। स्टूडेंट्स इसके बाद पोल्यूशन की डेफिनेशन है, इसको आप केमिस्ट्री से ही देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी जो है क्योंकि वो आपको आती है, वहाँ से आपको चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद जो है इसमें से और कोई चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती, यहाँ से साउंड वाला आपसे पूछ लिया जाता है, इसको आपने ध्यान में रखना है, साउंड वाला। ठीक है नॉइज़ नॉइज़, ठीक है नॉइज़ कैसे कहते हैं, अनवांटेड ना चाहे जाने वाली, अनप्लेजेंट ना खुशगवार, और एनोइंग और गुस्सा दिलाने वाली जो आवाज़ होती है इसे नॉइज़ कहते हैं। ठीक है नॉइज़ जो है ये भी एक किस्म की आलूदगी किस्म है, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ये आपके इंग्लिश का आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा शायद नॉइज़ पोल्यूशन के नाम से। ठीक है इसके हमारे पास हेयरिंग लॉस, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन वगैरह इसमें से सारे मसले हमारे पास जन्म ले सकते हैं इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद ये भी है द करंट रेट ऑफ इंक्रीज 3 to 8 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल गो अप टू 3 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों से एज एन एमसीक्यू जो है वो बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स ये स्मोक फॉर्मेशन है। ठीक है चूँकि स्मोक अभी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है तो ये स्मोक जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, स्मोक कैसे बनती है। ठीक है जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जो मिक्स पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे जब वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जब मिलते हैं तो उन्हें हम स्मोक कहते हैं। अब स्मोक जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ठीक है इट इज़ कॉजेज द येलोइश ब्राउन हेज। ठीक है ये आपने हमसे ध्यान में रखना है, ये येलोइश ब्राउन हेज, हेज कहते हैं धुंध को, जो धुंधले को कहते हैं। इस तरह हेज धुंधला सा जो है येलोइश ब्राउन जो है धुंधला सा कॉज कर देता है, धुंधला सा इमेज कॉज कर देता है। ठीक है खासतौर पर सर्दियों के दौरान होता है। हैम्पर्स, हैम्पर्स का मतलब होता है रोक देना, रुकावट डालना, विजिबिलिटी नज़र में रुकावट डालता है, आपको इसका पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके बाद ओजोन डिप्लेशन जो है पूछता नहीं है, बहरहाल अगर आपको आ जाता है तो आप केमिस्ट्री वाला भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि यूवी रेज जो हैं वो बेसिकली ओजोन जब खत्म हो जाती है तो सूरज से आने वाली, ओजोन का काम क्या है, सूरज से आने वाली यूवी रेज को रोकती है। जब ये खत्म हो जाती है तो सूरज से आने वाली जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट ज़मीन पर पहुँचती हैं। ठीक है और वो कैंसर कॉज करते हैं, स्किन कैंसर कॉज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स आपने इसमें से एफोरेस्टेशन की डेफिनेशन करनी है। एफोरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपसे एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन के दरमियान फ़र्क पूछ सकता है। सिर्फ हमारे पास एफोरेस्टेशन का मतलब है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट। ठीक है मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पर जंगलात मौजूद नहीं थे, वहाँ पर जंगलात को लगाने से कहते हैं एफोरेस्टेशन। जबकि ऐसा इलाका जहाँ पर जंगलात मौजूद थे वहाँ से काट लिए गए, फिर दोबारा उस इलाके में जंगलात को लगाने से कहते हैं रिफोरेस्टेशन। ठीक है तो ये आपसे आपने इसको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद वाटर पोल्यूशन में से एज इट इज़ जो है वो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ध्यान में रखना है 200 से ज़्यादा टैनरीज कहते हैं जो चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्रीज हैं, ये कसूर के अंदर आपके सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है आपने ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेपर में 12 मरतबा पूछा जाता है वो हमारे पास है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है, इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड फॉस्फेट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है आप जाहिर सी बात है आप डेफिनेशन के साथ वो एक्स्ट्रा चीज़ भी लिखेंगे हमारे पास। ठीक है तो आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है यहाँ से वो क्या आपने बताना है कि व्हेन सीवेज एंड फर्टिलाइजर्स रीच बॉडीज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम प्रमोट एल्गल ब्लूम्स। ठीक है यहाँ से आप यहाँ से दोबारा करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, ठीक है आपने इसको ध्यान में रखना है। एल्गल ब्लूम्स की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ये आपने एल्गल ब्लूम को पता होना चाहिए। रिच एल्गल ब्लूम जो है ठीक है इंक्रीज द नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स। अब देखें स्टूडेंट्स, अब जब पानी के ऊपर, अब पानी के अंदर जब ये हमारे पास जो घर का पानी होता है ना वेस्ट पानी, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स जो है पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एलजी को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाते हैं, जिसकी वजह से पानी की सतह के ऊपर पूरी एलजी कवर हो जाती है। अब वो एलजी क्या करती है, वो सूरज की रोशनी को तो पानी के अंदर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से पानी में मौजूद जो है पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करते। दूसरा पानी में ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है अब देखें ना जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब पौधों की डेथ होगी, प्रोड्यूसर्स की डेथ होगी, तो उससे आगे कंज्यूमर्स की भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब जब उन जानदारों की डेथ होगी तो वो सारे के सारे पानी के अंदर डिकम्पोज होंगे, उनको तोड़ा जाएगा, उनकी बॉडीज़ को तोड़ा जाएगा। अब जब उनकी बॉडीज़ को तोड़ा जाता है हमारे पास, ठीक है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है डिकम्पोजिशन में। जब ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे पानी में मौजूद बाकी जानदारों की भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है वही बताया, वो कहता है रिच एल्गल जो है ग्रोथ जो है वो डिकम्पोजर्स की तादाद में इजाफा करेगा, डिकम्पोज ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, जिसके नियम में पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है तो आपने स्टूडेंट्स इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर इसको एंड तक एल्गल ब्लूम में आप लोगों ने इसको लिख देना। बाकी इसमें से आप लोगों ने और कुछ नहीं करना। ठीक है बाकी इसमें से और इतने इंपॉर्टेंट जो है वो कोई पॉइंट नहीं है। स्टूडेंट्स लास्ट पेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर से क्या मुराद है। कंजर्वेशन और 3R स्ट्रेटेजी लिखें। ठीक है इसका मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज का बचाना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3R स्ट्रेटेजी है। 3R का क्या मतलब है, 3R का मतलब है, एक का मतलब है रिड्यूस, एक का मतलब है रीयूज और एक का मतलब है रिसाइकिल। जब आपसे पूछा जाएगा 3R स्ट्रेटेजी लिखें तो आपने बताना है कि 3R में से, ठीक है 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब इसमें से जो पहला R है R1, ठीक है मतलब 3 R है ना, एक हमारे पास है R1, एक है R2 और एक हमारे पास है R3। R1 का मतलब है रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है तो आपने इसकी पहली लाइन लिख देनी कि हमें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट में आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स इसके बाद जब आपसे वो पूछेगा नेक्स्ट, ठीक है आपने इसके बाद लिखना है R2 रीयूज़ को कहते हैं, इसकी आपने पहली लाइन लिख देनी है।
उसके बाद R3 जो है रिसाइकल को कहते हैं, इसमें भी आपने पहली लाइन इसकी लिख देनी है इस तरह से। जब आपसे पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन 3R स्ट्रेटजी क्या, आपने R1 R2 R3 लिखते हैं और इसके आगे एक एक लाइन लिख देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो आपसे पूछते हैं कि एक रिसाइकलिंग जो 1 टन ऑफ पेपर कितने दख्तों को बचा देता है, 17 ट्रीज की सेव कर लेता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक हमारे पास R4 भी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास से रिफॉरेस्ट, जंगलात को लगाना। अब स्टूडेंट्स रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन के दरमियान आपको डिफरेंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको जो पहले भी बता दिया स्टूडेंट्स, इसमें से एज इट इज़ जो है पेपर में कोई चीज़ नहीं पूछी जाती, ठीक है। यहाँ से ये आपके जनरल नॉलेज के लिए चीज़ें दी गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डेंगू फीवर क्या होता है, ठीक है, इसको एक मिनट बाद अगर आपने रीड करना है तो इसको कर लीजिएगा। वैसे इसमें से इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखें जो डेंगू फीवर है हमारे पास ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि एक मॉस्किटो जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई, ठीक है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। बस आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास इसके एमसीक्यूज़ हैं, आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज़ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों का एक टेस्ट है, ठीक है, अगर आपके चैप्टर समझ में आ गया है तो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ बहुत आसान है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपसे वो कोई भी एक फूड चेन दे देगा आपको और आपसे पूछेगा इसमें से बताओ प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, बताओ इसमें से सेकेंडरी कार्निवर क्या है, बताओ टर्शरी कार्निवर क्या है, समझ आ रही है। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे हैं तो आप इसमें से कुछ भी जो है वो बता देंगे, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अब इस तरह से चेन दे के बताएगा, आपसे बताएंगे डिकम्पोजर्स के कौन कौन से हैं। अब इसमें डिकम्पोजर्स हमारे पास एक ही है, मशरूम है, ठीक है, मशरूम एक फंजाई डिकम्पोजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन एमसीक्यूज़ को आपने अच्छी तरह से करना है, बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली जो है वो आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित रहा होगा स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि जो मुफीद इन्फॉर्मेशन है आगे से आगे तक जो है वो फैलती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।